अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। तमाम आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अब तमाम भाइयों से गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए और मेरे लिए भी अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे भी राह रास्त पे लगाए। आज मैं जिस मौजू पे आपसे मुखातिब हूँ उसको मैंने 5 नकात की सूरत में लिखा है। सबसे पहले मैं आपके सामने थोड़ी सी तारीख बयान करूंगा, उसके बाद एक दरवेश की कहानी आपको सुनाऊंगा। फिर तीसरे नंबर पे इमरान खान की खुशकिस्मती और कुदरत की मेहरबानी कि उसे यह हुकूमत नहीं मिली। चौथे नंबर पे करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उन पे थोड़ी बात, और 5वें नंबर पे बहसीयत कौम मुस्तकबिल का हमारा लायहा अमल क्या होना चाहिए। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उसको कमेंट ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले तारीख बता दूं मुख्तसर सी। हमें जो पाकिस्तान की तारीख है वो जो हमने पढ़ी या सुनी वो हकीकत के बिल्कुल उलट है। जो मैंने पढ़ी, मैंने भी किताबों से पढ़ी और आप लोगों को भी किताबों से ही पढ़ाई गई, तो ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ किस्म की तारीख मिलती है हमें। और ये कोई बहुत माजी की नहीं है कि इसमें से सच और झूठ का इंसान फैसला ना कर सके, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको लेके जाऊंगा 1930 में। एक टाइम ऐसा आया था कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब कायदे आज़म, वो तहरीक पाकिस्तान को उससे किनारा कशी करके इंग्लैंड में वकालत शुरू कर दी थी उन्होंने। फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहिब के खतूत मौजूद हैं जो उन्होंने लिखे, और कायदे आज़म साहिब वापस आए और फिर से तहरीक पाकिस्तान को लीड करना शुरू किया। अभी हमें जो तारीख बताई गई वो ये थी कि हमने अंग्रेज से शायद आज़ादी हासिल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ना हमने ना हिंदुस्तान ने अंग्रेज से आज़ादी हासिल नहीं की। अंग्रेज दूसरी जंग अजीम के बाद खुद से ये फैसला कर चुका था कि उसने ये खिता छोड़ के जाना है। अब जो तहरीक आज़ादी जिसे कहा जाता है वो दरअसल हिंदू और मुस्लिम के दरमियान चली कि हमें अलग अलग रहना चाहिए। मेरी नज़र में अंग्रेज ने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी और मुसलमानों को ही उसे वापस करनी चाहिए थी। जो मेरी एक ज़ाती राय है। सदियों से मुसलमान ही हुकूमत कर रहे थे हिंदुस्तान पे, कोई एक आध सदी की बात नहीं थी, कई सदियों से मुसलमानों की हुकूमत थी जिसको अंग्रेज ने ख़त्म किया। तो हक यही बनता था कि पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों के हवाले की जाती। तारीख की एक किताब में मैंने पढ़ा कि गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना साहिब को ये ऑफर किया कि आप ये मुल्क ना तोड़ें, आप इसके पहले वजीर आजम बन जाए, पहले वजीर खजाना बन जाए। वजीर खजाना बनने की ऑफर की, फिर उन्होंने कहा कि आप वजीर आजम बन जाए लेकिन इस मुल्क को ना तोड़ें। गांधी जी की जो ज़ात थी वो, यानी जो हमें आमतौर पे है वो कुछ और है लेकिन हकीकत में कुछ और है। इसी वजह से कि उनके दिल में मुसलमानों के लिए अच्छे जज्बात थे, उनको कत्ल किया गया। एक हिंदू इंतहा पसंद ने इस बात की वजह से कि गांधी जी मुसलमानों के लिए दिल में हमदर्दी रखते हैं, उनको कत्ल कर दिया। अब ये जो तहरीक थी ये असल में हिंदू और मुसलमान के दरमियान कि अलग होना है या नहीं होना। तो जब हम यानी इस चीज़ में मुसलमान कामयाब होते हुए नजर आए तो अंग्रेज ने ये प्लान किया कि इनको सुलह सफाई से अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको एक यानी इख्तलाफ होना चाहिए दोनों कौमों के दरमियान जो हमेशा चलता रहे। उसके लिए उसने बहुत कोशिश की कि ये दोनों कौमें आपस में लड़ पड़े और कोई फसाद हो जाए, वो नहीं हुआ। जलियांवाला बाग में फिर अंग्रेज ने खुद से एक ड्रामा किया
जो तमाम तारीख की कुतुब में, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि जलियांवाला बाग में जो कत्लेआम हुआ था हिंदुओं का, वो अंग्रेज ने किया था, और उसका इल्जाम फिर मुसलमानों पे लगाया गया। इसके बावजूद हिंदू और मुसलमानों की कोई आपस में फसादात नहीं फूटे। फिर अंग्रेज ने वो फसादात करवाने के लिए सिखों को इस्तेमाल किया और उन्हें लालच दिया कि मुसलमानों ने इधर से ही गुजर के जाना है, तो आपके पास फ्री हैंड होगा। लॉर्ड माउंटबेटन पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का, तो उसकी तरफ से फ्री हैंड था कि किसी पे कोई वो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आप लूट मार करो, जो मर्जी करो। तो सिखों ने लालच में आके मुसलमानों का कत्लेआम किया था, हिंदू उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। खैर, पाकिस्तान बन गया। अब मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म होता है, तो सबको पता है, हमारी उसमें तारीख में कोई इख्तलाफ नहीं। वो कौन था जिसने पेट्रोल खत्म किया? फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद पाकिस्तान में बहुत वो एक यानी अजीब से लोग हुक्मरान रहे। लियाकत अली खान के बाद बहुत घिनौने खेल खेले गए। उससे थोड़ा आगे जाए, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनके डेड बॉडी थी जो जस्द खाकी था, जो उसमें सुराख थे, गुस्ल देने वालों ने लिखा है। उन पे जो इल्जामात लगे अयूब साहब की तरफ से, वो मैं बयान नहीं कर सकता कि किस तरह के इल्जामात उन पे लगाए गए। गद्दार का तो सब पे लगता है, लेकिन उनकी किरदार कुशी भी की गई। फिर उसके बाद सानहा बांग्लादेश का वक्त आता है, मुल्क दोलख्त होता है, तो वो सब तारीख आपके पास है। जो बात बताने वाली है वो ये है कि उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो की मिन्नत समाजत की गई कि वो इक़्तिदार को संभाले, और जो हालात बिगड़े हैं, कौम का जो मोरल डाउन हुआ है, उसको अप करे और मुल्क को आगे लेके चले। तो जुल्फकार अली भुट्टो लाख जाती खामियां, कमियां, कोताहियों के बावजूद उनके जैसा लीडर कोई नहीं था या मैं पाकिस्तान के बाद। लेकिन उन्हें बेदर्दी से, जो अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इतराफ़े जुर्म किया कि उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया या इंसाफ हासिल करने के मौके नहीं दिए गए, उसको पूरी कौम पहले से अदालती कत्ल कहती है। बेदर्दी से उन्हें कत्ल करके ज़िया-उल हक साहब ने अपनी मनमानियां की। उसके बाद फिर दो जमाती खेल शुरू हुआ पाकिस्तान में। जो भुट्टो साहब का दौर था, उस वक्त तक पाकिस्तान में करप्शन, रिश्वत, इन चीज़ों का कोई तसव्वुर नहीं था, दूर दूर तक भी। तो जब दो जमाती निज़ाम आया, फिर उन दो जमातों ने रिश्वत, बददयानती, खयानत और लूटमार का ऐसा बाजार गर्म किया जिसकी शायद पूरी दुनिया में कोई मिसाल ना मिलती हो। हत्ता कि फिर अदालत को कहना पड़ा ये गॉडफादर और सिसिलियन माफिया है। ये जो सफर था जमहूरी वजीर आजम से गॉडफादर और सिसिलियन माफिया तक का, इसके तमाम सबूत स्टैब्लिशमेंट ने न सिर्फ जजेस को फराहम किए, बल्कि सहाफ़ी भी तमाम आप सुनते हैं कि उनको बुला के दिखाया गया कि ये नवाज शरीफ साहब के कारनामे हैं, ये करप्शन है, और ये यानी मोदी साहब बगैर वीजे के, बगैर सरकारी दावतनामे के उनकी घरेलू शादी में शामिल हुए, जंदाल के साथ कारोबार है, अंबानी के साथ कारोबार है। ये तमाम सबूत स्टैब्लिशमेंट ने सहाफ़ियों और जजेस को फराहम किए, जिसकी बुनियाद पे अदालत आलिया ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये तो गॉड फादर और सिसिलियन माफिया है। तो नवाज शरीफ साहब को यानी उन सबूतों की बुनियाद पे
गॉड फादर और सिसिलियन माफिया और दूसरे लफ्जों में गद्दार डिक्लेयर करके उनकी हुकूमत खत्म कर दी गई। JIT बनी, वो सब आप जानते हैं। फिर उसके बाद इमरान खान की बारी आई। तो इमरान खान को यह हुकूमत जो दी गई, हामिद मीर साहब बताते हैं कि शहबाज शरीफ को पहले ऑफर किया गया कि आप वजीर आजम बनेंगे तो कौन सी वजारत किसको देंगे और किस तरह से वो चलाएंगे अगर हम आपको वजीर आजम बनाएं। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मैं आपको भी कैसे बताऊं कि कौन किस वजारत में जाएगा, ये फैसला तो पार्टी करेगी। तो स्टैब्लिशमेंट ने डिसाइड किया कि हुकूमत इमरान खान को दी जाए, ये जो बकौल हामिद मीर साहब के, तो हुकूमत इमरान खान को दी गई। अगर मैं आपको 2018 के इलेक्शन में लेके जाऊं तो 15 से 20 नशिस्तें ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ के जो MNA थे, MNA हारे 15 से 20, वो 2000 के करीब करीब मार्जिन से हारे। तो जो लोग ये नजरिया बयान करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस दफा हुआ वैसे ही 2018 में किया, तो वो 15 से 20 नशिस्तें जो 2000 से कम मार्जिन से हारे तहरीक इंसाफ के MNA, वो बड़ी आसानी से दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मेरी नज़र में वो हराए गए ताकि हुकूमत वैसी ही बने जैसी पिछली शहबाज शरीफ साहब की और अभी की बनी है। यानी हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अब किसी के पास भी इक़्तिदार फर्द वाहिद के पास हो या एक जमात के पास हो। हमारी एस्टेब्लिशमेंट की अब जो पॉलिसी नज़र आ रही है वो ये है कि 3-4 जमातों से मिलके हुकूमत बने ताकि वो हुकूमत आज़ादाना तौर पे कोई फैसला तो दूर की बात सोचे भी कुछ ना। तो ये चल रहा है, सबके सामने है। तो अभी आपको एक दरवेश की कहानी सुनाता हूँ। वो अपनी कुटिया में बैठे थे, तो एक चूहे ने आके उनसे कहा कि तुम वेले दरवेश बने हुए लोगों को तुम धोखा दे रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो दरवेश ने कहा कि बताओ मियाँ चूहा साहब, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि अगर तुम दरवेश हो तो आपके सामने है कि मैं जब बिल से बाहर निकलता हूँ तो बिल्ली का खौफ मेरी आधी जान खा जाता है, तो आप ऐसा करें मुझे बिल्ली बना दें। दरवेश ने फूंक मारी, चूहा बिल्ली बन गया। जब उसने अपना वजूद देखा कि वो बिल्ली बन गया तो बहुत खुश हुआ। अब चूहे की सारी जिंदगी बिल्ली से खतरे में ही गुजरती है, तो उसकी सोच इतनी थी, तो बिल्ली बन के बहुत खुश हुआ। तो दूसरे तीसरे दिन बाद दुम दबाए फिर आ गया। दरवेश ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, तो अभी तो मुझे जो भी कुत्ता देखता है तो वो मेरे पीछे भाग उठते हैं, मेरी जिंदगी तो वहीं की वहीं रही। तो दरवेश ने पूछा कि अब क्या किया जाए आपके लिए। चूहे ने कहा कि आप मुझे कुत्ता बना दें, क्योंकि उस वक्त तक उसका सामना कुत्ते से था। तो जब वो कुत्ता बन गया तो 5-10 दिन बाद फिर आया। उसने कहा कि अब तो उससे भी बड़ी मुसीबत है। दरवेश ने पूछा अब क्या हुआ। उसने कहा एक तो हकारत से हर कोई मुझे कुत्ता कुत्ता कहता है, और दूसरे नंबर पे यानी हर कोई मुझे पत्थर मारता है। दरवेश ने कहा फिर अब क्या किया जाए। इतनी देर में वो शेर के बारे में जान चुका था। उसने कहा कि आप मुझे शेर बना दें। दरवेश ने फूंक मारी, चूहा बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से शेर बन गया। अब वो उसकी बादशाहत थी। कुछ अरसे बाद एक गधा मुस्कुरा रहा था उसको देख के, तो वो बड़ा परेशान हुआ कि गधे की क्या जरूरत है कि वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। उसके दिल में ये बात आई कि कहीं दरवेश ने गधे को ना बता दिया हो कि ये असल में चूहा है, तो ये इस वजह से मुझ पे मुस्कुरा रहा है। तो उसने फैसला किया कि अब तो मैं शेर हूँ, तो जाता हूँ आराम से दरवेश का खात्मा कर देता हूँ, इससे पहले कि ये राज गधे से आगे पूरे जंगल में फैले। तो वो जब हमला करने के लिए दरवेश पे अपना पंजा उठाता है तो दरवेश फिर से उसको फूंक मारते हैं और वो फिर से चूहा बन जाता है शेर। अब जो दरवेश ने फूंक मारी वो 2 जगह पे चल रही है। अगर ये बात हामिद मीर साहब की सच है कि 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने तमाम माहौल बना के साजगार करके इमरान खान को हुकूमत दी, तो दरवेश उधर भी फूंक मार रहा है और सबसे बड़ी फूंक नवाज शरीफ को मारी है।
बिल्कुल उसके नाम पे सारा इलेक्शन लड़के गोगे उसको बिल्कुल भी वो ऐसी सीटें नहीं मिलेंगी जिससे वो हुकूमत बन सकती। लेकिन चूंकि दरवेश जिसको फूंक मार दे वो शेर बन जाता है, तो वो फूंक मार के तो जब दरवेश को पता चला कि नवाज शरीफ साहब तो पर्चा उठाने वाले हैं, तो उसने फूंक मार के फिर से शहबाज शरीफ को शेर बना दिया। अब तीसरे नंबर पे जो बात है, कुदरत बहुत मेहरबान है इमरान खान पे, और ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि उन्हें अब हुकूमत नहीं मिली। अभी जो हमने IMF को पैसे देने हैं 4 महीने में, वो गालबन 10 अरब डॉलर के करीब है जो हमने अभी देना है विद इन 3 to 4 months, और जो हमने सालाना देने हैं वो 25 अरब डॉलर के करीब है। तो IMF ने वो पैसे कैसे लेने हैं वो IMF खुद डिसाइड करता है कि आप ये टैक्सेस लगा दें। तो वो यानी अभी टैक्सेस की भरमार है जो, वो शहबाज शरीफ के गले का हार बनेगी, और उससे पैसे तो हम नहीं देने लिए, इन्होंने हमसे तो पूछा नहीं, लेकिन देने हमें ही है। तो अभी इमरान खान इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत हैं, और कुदरत की मेहरबानी है कि ये जो तमाम अवाम पे जो टैक्सेस का बोझ आएगा वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ जाएगा। उसके आफ्टर शॉक सारे वो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब सहेंगे। और अगर इमरान खान की जिंदगी हुई और इलेक्शन वो दोबारा लड़े, तो अभी तो 17 सीटों की बाज़गश्त है कि 17 सीटें नून लीग जीती है, तो फिर शायद 7 उतर जाए और एक आध सीट कहीं पे नून लीग और पीपल्स पार्टी जीतेगी अगर इमरान खान की जिंदगी में इलेक्शन हुए। क्योंकि इमरान खान की जो मकबूलियत है, वो एक बात मेरी जहन में रखिएगा, वो कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं बन रही, वो मज़ाहमत की बुनियाद पे मकबूल हो रहे हैं लोग। सबसे पहले जो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को, ये एक हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस पे लोग उनके वो हुए। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी तकरीर, जिसमें उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि अगर हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क हमसाया हम पे हमलावर होता है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम लड़ेंगे। तो हमारी कौम आपको पता है कि क्या पसंद करती है, ये चीज भी बहुत वो लाइक की गई, और ये ठीक बात भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनकी जो मकबूलियत है वो कारकर्दगी कुछ नहीं है, ना ही किसी के पास भी कुछ भी प्लानिंग है कि IMF का कर्ज किस तरह से उतारना है। IMF जो कहेगा हम वो टैक्सेस लगाएंगे। हमारे समेत इमरान खान के हुक्मरानों में वो दमखम नहीं है कि हम खुद से फैसला करें कि हमने इतना कर्ज देना है इतनी देर में, उसके लिए हम खुद से वो उसका अरेंज करें, ये नहीं कर सकते। ये IMF कहेगा तो ये IMF की तरफ डाल के कि जी IMF ने कह दिया कर्ज देना था तो हमें लगाना पड़ा उसको, ये फिर लेट करेंगे, उससे मसाइल मजीद बढ़ते हैं। तो ये कर्ज भाई आप लोगों ने लिया हुआ है, हमने नहीं लिया हुआ, देना हमें हम नहीं देना है। तो मेरा मशवरा ये है कि बजाय इसके कि IMF आपको कहे कि इतना कर्ज लगाओ, अगर आप इस काबिल भी नहीं हो कि वो हिसाब कर सको कि हमें कितना कर्ज देना है, और IMF के कहने से पहले आप कौम को एतमाद में लो और बताओ कि इतना टैक्स, इतना कर्ज हमें देना है, इतना टैक्स लगेगा, वो कान उल्टा पकड़ो या सीधा पकड़ो, देना हमने, हमें पता है। तो वो बजाय इसके कि IMF वो शराइत लगाए और फिर एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की जाए कि ये इसने मुआहदा किया था, इसने मुआहदा किया था, तो असल मुजरम भी आप हैं और अभी भी इल्जाम आप पे ही आएगा, तो वो सहना भी आपको है। उसमें आपकी सियासत वो 100% है कि वो खत्म हो जाएगी। तो अभी जो चौथा नुक्ता है वो है कि अभी करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं। आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि अडयाला जेल पे हमला हुआ और उसमें दहशतगर्द पकड़े गए, उनके पास अडयाला जेल के नक्शा जात थे और ये सब कुछ था। ये एक यानी मैं बड़ा दिल चाहा कि इस पे फौरी
آپ سے مخاطب ہوں، لیکن میرے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے وہ سن کے۔ تو جس رات یہ واقعہ ہوا اس رات تو بہت بڑا، یعنی اس طرح سے پیش کیا گیا کہ جیسے عمران خان بال بال ہی بچے ہیں یا اڈیالہ جیل کے مکین بال بال بچے ہیں۔ تو پھر اگلے دن سے اور اس کے بعد اس میں ٹویسٹ آپ نے سنے، اور وہ ایک خالی خبر کی حد تک ہے کہ ہمیں جو خبر دی گئی، نہ کوئی آپریشن ہوا، یعنی کوئی میڈیا نے نہیں دیکھا کہ کوئی آپریشن ہوا ہو، کیمرے کی آنکھ سے پوشیدہ یہ سارا کچھ ہوا۔ اب دو چیزیں اس ساری کہانی میں، ایک تو یہ کہ عمران خان کو ذہنی طور پہ مفلوج کیا جائے کہ حملہ ہونے والا تھا، تم مرنے والے تھے تو تمہیں بچا لیا گیا، ایک یہ چیز ہے کہانی اس میں۔ اور دوسری جو ہے وہ شاید کل کو یہ جو پکڑے گئے ہیں یہ کہیں کہ ہمیں عمران خان نہیں بلایا تھا، پھر اس کا مقدمہ بھی اس طرح کے سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو دیکھیں وقت کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اب آخری اور پانچواں نقطہ کہ مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ اگر حامد میر صاحب کی وہ بات غلط بھی ہے تو وہ امپائر کون تھا جس کی انگلی اٹھنے کا وہ دھرنے میں آپ روز اشارہ کیا کرتے تھے؟ یقیناً وہ درویش ہی تھا جو پھونک مار کے شیر بناتا ہے۔ وہ آپ اس الزام سے یا اس بات سے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے نہیں تھی نہیں بھاگ سکتے۔ آپ استعمال ہوئے اس میں، اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا، اسٹیبلشمنٹ نے تمام ثبوت میڈیا کے لوگوں کو اور عدالت کو بھی دیے، وہ ابھی اوپن سیکرٹ ہے۔ تو آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تو تھی، ابھی گو کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کے مزاحمت آپ نے جو دی اس کو عوام نے بہت پذیرائی دی اور آپ کو بہت سارے ووٹ ملے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ تو یہ آپ کی خان صاحب خوش قسمتی ہے کہ آپ کو حکومت نہیں ملی، وگرنہ یہ ٹیکسز آپ کو بھی لگانے پڑتے، بھلے آپ کے پاس 2/3 چھوڑ کے 100% کی وہ حکومت مل جاتی تب بھی آپ کو یہ ٹیکسز دینا پڑنے تھے، لگانا پڑنے تھے۔ ہمیں قسطیں تو واپس کرنی ہے، بصورت دیگر ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اور جب ملک ڈیفالٹ کرے گا تو جو بین الاقوامی برادری ہے ہمیں پیٹرول اور دوسری تمام چیزیں، را مٹیریل جتنا بھی ہمیں چاہیے وہ نہیں ملے گا، تو تمام بین الاقوامی دنیا سے ہم منقطع ہو جائیں گے۔ تو یہ نہیں سمجھ لیں کہ 100 سال پیچھے کی زندگی ہوگی جس میں سائیکل ہوگی اور دیسی لوگ جئیں گے، شہری لوگوں کے لیے شاید زندگی ناممکن ہو جائے، کیونکہ جب پیٹرول نہیں ملے گا تو ضروریات زندگی کی چیزیں شہروں میں نہیں پہنچ سکے گی، بڑے بڑے شہروں میں، اور بہت بڑا بحران آ سکتا ہے۔ تو ہر صورت ہمیں وہ پیسے تو دینے ہی دینے۔ تو ایک تو جو حکومت ہے وہ خود سے فیصلہ کر لے، دوسرے نمبر پہ ابھی خان صاحب کو ان کو تھوڑا سا بالکل ایزی ٹائم دے دیں تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو احتجاج اور دھرنے اور وہ ساری چیزیں پہلے دن سے مل گئیں تو ہم کیا کرتے ہیں۔ کھل کے ٹائم دیں، یہ اپنے بوجھ تلے دب جائیں گے، کچھ ابھی دب گئے لیکن وہ اس کا کام آ گیا درویش کی پھونک۔ تو آپ کو تو ابھی جو حالات چل رہے ہیں درویش کی پھونک کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ الیکشن ہو جائیں۔ وہ کب ہوتے ہیں؟ یہ آپس میں ان کا جس طرح زرداری اور نون لیگ سے زیادہ زرداری اور فضل الرحمان نون لیگ اور فضل الرحمان آپس میں بھائی بھائی تھے، تو وقت نے ایسا کھیل کھیلا کہ فضل الرحمان اب ان کے مخالف ہو گئے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے کچھ عرصے کے بعد زرداری اور نون لیگ ویسے ہی ہوں گے جیسا الیکشن سے ایک دن پہلے تھے۔ اب سب نے وہ دیکھا ہوگا کہ ایک دن زرداری اور بلاول تمام مذاکرات ختم کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم نون لیگ کا حکومت میں ساتھ نہیں دیں گے، تو اسی رات
सब इस्लामाबाद में 1 बजे हादसाती तौर पे सामने आते हैं और ऐलान कर देते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे। वो दरवेश ने फूंक मारी थी उस रात। अभी इमरान खान साहब आप ची करें या पी करें, दरवेश अभी फूंक मार चुका है, तो आप बिल्कुल सुकून से ये जो एहतजाज और ये सब कुछ चल रहा है, ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाएगा। बहुत बहुत बड़ी और बुरी खाना जंगी हो सकती है, क्योंकि जो दरवेश है उसको भी पंजा अपनी गर्दन पे नजर आ रहा है आपका, तो वो भी फूंक मार रहा है आपको। अगर ये हालात बढ़ते हैं कशीदगी की तरफ, जो प्लानिंग है दरवेश की, तो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान की आवाम, उसकी कहानी तो बहुत दर्दनाक, और एक तरफ दर्दनाक है और दूसरी तरफ दरवेश साहब को वो मानते नहीं शुरू से, तो वहां पे उनका इख्तियार नहीं है, तो वहां से जो खाना जंगी जन्म लेगी, फिर पंजाब में उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो जिस तरह आपने 25 मई को फैसला किया था कि ये खाना जंगी की तरफ मुल्क नहीं जाना चाहिए और आपने धरना नहीं दिया था, अभी भी खुदारा ये जो एहतजाज है इसको खत्म कर दें, इनको अपने बोझ तले दबने दें, और बहुत जल्द ये सेटअप नहीं चल सकता, क्योंकि ये बिल्कुल जाली है और इतना भयानक मजाक तो किसी भी जमहूरियत में नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में उतनी नशिस्तें अपोजिशन के पास नहीं है जितनी उनको खसूसी नशिस्तें दे दी गई। तो ये मुशर्रफ साहब का कॉल बार बार याद आता है कि ये रद्दी का टुकड़ा है। उससे पहले भी सारे इसको ऐसे ही कहते रहे ईसाइन को, उसके तहत वो सीटें दे दी गई। तो मुनासिब यही है कि एक दफा दरवेश साहब भी देख लें कि जिन्होंने फूंक मार के शेर बनाया है वो क्या करता है, और वो शेर भी देख ले कि वो कितने दिन बच सकता है बैरूनी हालात से, क्योंकि उसे भी अभी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या बीतने वाली है और कौन कौन उस पर हंसने वाला है। इसी में मुल्क की और सब की बेहतरी है। दरवेश साहब भी चूंकि वो तमाशे के आदी हैं, तो पंजा उनकी गर्दन पे भी है, तो अगर फूंक उनकी सही ना लगी फिर दरवेश साहब भी जा सकते हैं। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल के इमरान खान या तहरीक इंसाफ को जरूरत है कि वो अभी से एहतजाज शुरू करे। ये नुकसान में जाएगी बात, इसमें फायदा नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम।